हम्म। प्रैक्टिस देखो, आईटी सेक्टर में सिंपल है कि जो भी चीजें हैं उसको तुम कोड कैसे कर सकते हो, अगर उस लेवल तक सोच पा रहे हो तब तुम कुछ कर सकते हो। मतलब अगर एज अ डेवलपर जाते हो तो। बाकी डेटा एनालिस्ट में तो वैसा कुछ है नहीं कि तुम्हें इतना क्रिटिकल थिंकिंग सोचना पड़ेगा। इसमें तुम्हें बिजनेस पर्सपेक्टिव सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक चीज का अलग अलग होता है। मशीन लर्निंग सिंपल है कि अगर मैं किसी को सिखाता हूँ तो उसको सीखने के लिए क्या देना पड़ेगा मुझे। पहला ये हो गया। दूसरा, अगर मैं उसको सिखा रहा हूँ तो क्या क्या गलती करेगा और उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ। अगर तुमने इस लेवल पे सोच लिया तो मशीन्स में क्या होते हैं, सिर्फ इक्वेशंस होते हैं जो एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, तो कौन कौन इक्वेशंस कहाँ पे किस तरीके से काम करता है वो बस तुम्हें याद होना चाहिए। सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता है, सबको डेटा के अकॉर्डिंग क्या रहता है, एल्गोरिदम लिखे हुए हैं। किस टाइप का डेटा होगा, इस तरीके से होगा तो आप ये यूज कर सकते हो, उसमें फिर क्या कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। ठीक है। बाकी आज डिस्ट्रीब्यूशन देखना था। डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते क्यों हैं, सिंपल क्वेश्चंस बताओ। कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा। हम्म। तो आपके पास क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर आपको मिल जाएगा। पहला, कि आपका डेटा का वैल्यू क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, कि आपका डेटा कितना स्प्रेड है, जो हम लोग क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे। दूसरा, इसका पैटर्न क्या है। अगर कोई चीज आप क्या करते हो, ग्राफ में फॉर्म करते हो या फिर पिक्चर बनाते हो तो पिक्चर में जल्दी पैटर्न दिखता है एज कम्पेयर टू नंबर्स, है ना। तो वो चीज आप क्या करते हैं, इजिली डिफाइन कर सकते हो। तीसरा, आपके पास आउटलायर पता चल जाएगा। और चौथा, स्क्यूनेस पता चल जाएगा। स्क्यूनेस मतलब वो लेफ्ट है, राइट है या सेंटर्ड है। ठीक है। और क्या रहते हैं कि आप क्या करते हो, एमएल एल्गोरिदम उसके बेस पे डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपका इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें परफेक्टली कौन सा एल्गोरिदम काम करेगा, तो आपको इजिली पता चल जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। अब क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना। रियल वर्ल्ड मतलब जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो सिंपली वही है सारी चीजें कहानी के तौर पे। ठीक है। बाकी मैंने अलग से भी बनाया एक, यहाँ पे देखा। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारे डेटा पे डिपेंड करेगा। और डेटा कितने टाइप के होते हैं बताओ, कौन कौन से। तो इसमें हम लोग डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस नाम देते हैं उसी। कंटीन्यूअस का मतलब क्या हो गया, जो सीक्वेंस में चलेगा या उसमें क्या होगा, डेसिमल पॉइंट्स होंगे। डिस्क्रीट मतलब क्या होगा कि वो हमेशा एक फ्रीक्वेंसी में क्या करेगा, बार बार रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कैटेगरिकल डेटा इसमें ज्यादातर रहेंगे। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक रहेगा डिस्क्रीट का और एक कंटीन्यूअस का रहेगा। इसी के बेसिस पे इसका प्रोबेबिलिटी बनता है। प्रोबेबिलिटी क्यों बनाते थे, कि कौन से ग्रुप का, कौन से सेक्टर का या फिर कौन से एरिया का कितना परसेंट हो रहा है, वो हम क्या करते हैं डायरेक्टली इस ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। इसीलिए इसके पास, इसके लिए हमारे पास क्या था, जो पिछले क्लास में देखा था, दो फंक्शंस होते थे, पीडीएफ और पीएमएफ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस। डेंसिटी फंक्शंस किसके लिए होता था, तो डिस्क्रीट के लिए होता था। मास फंक्शंस किसके लिए होता था, कंटीन्यूअस के लिए होता था। जो क्या करता था, डायरेक्टली आपको प्रोबेबिलिटी में वैल्यू कन्वर्ट करके दे देता। ठीक है। अब इसमें रहता है टाइप्स। टाइप्स में देखोगे कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट दिखेगा, और इसमें आपको मल्टीपल टाइप्स दिखेंगे, दिख रहा है। तो कंटीन्यूअस में देखोगे तो आपको एक गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, है ना। देन दूसरा, इसी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। देन इसी के फॉर्म में देखोगे तो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म होता है, लॉग होता है और काई स्क्वायर होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में दिखेगा, अभी दिखाएंगे इसका इमेज के बेस पे भी। उसी तरीके से अगर आपके पास डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट के बेस पे क्या होगा, बर्नौली होगा, बाइनोमियल होगा, एंड नेगेटिव अभी छोड़ दो, जियोमेट्रिक और पोइसन। ठीक है। तो ये चीजें होंगी। यूनिफॉर्म दोनों में रहता है बाय डिफॉल्ट, ये हो सकता है सेम नंबर बार बार रिपीट हो या एक ही रेंज पे रिपीट होता है, तो हमें यूनिफॉर्म। तो इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों रहेंगे। ठीक है। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं।
पढ़ के देख लो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस और या तो फिर गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं, ठीक है, या तो सिंपली गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि जो भी हम क्या कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं या इन्फ्रेंशियल निकालते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होना चाहिए, वो कंपलसरी रहता है। अगर ये नहीं है तो क्या होगा, आगे का काम नहीं बनता, ठीक है। बाकी इसके अलावा क्या होता है, ये हमारे डेटा पे डिपेंड करता है कि हमारे पास डेटा किस तरीके से, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है डिस्क्रीट में बर्नौली, बर्नौली से ही बायनोमियल बनता है और बायनोमियल से ही बनता है पोजीशन। ज्योमेट्रिक इसी का एक स्पेशल केस होता है, ठीक है? तो आप देखो इसी तरीके से क्या है, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से उसके स्पेशल केस या फिर स्पेशल डेटा के हिसाब से क्या है उसको डिवाइड किया गया। अब इसका ग्राफ अगर देखोगे तो किस तरीके से दिखेगा, मतलब विजुअलाइजेशन, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। अगर आप सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे बात करोगे तो सिंपली क्या होगा, हर एक डेटा का फ्रीक्वेंसी सेम आएगा। हर एक डेटा का फ्रीक्वेंसी सेम आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे टॉस वाला हेड एंड टेल करते हैं तो क्या होगा, हमेशा सेम आएगा, ठीक है। अब इसी से हमारा क्या बना है, बर्नौली बना है। बर्नौली में क्या होता है, बर्नौली पढ़ा है। बर्नौली का सिंपल होता है कि इसमें क्या होगा, हमेशा दो ही आउटकम आएंगे, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, या तो जीरो आएगा या तो वन आएगा, या तो यस आएगा या तो नो आएगा, मतलब जो भी आंसर रहेगा वो दो फॉर्म में आएंगे, ठीक है। हाँ तो मैंने बताया ना यूनिफॉर्म से ही ये बर्नौली बना है, लेकिन इसमें स्पेशल केस क्या होगा, इसमें जो ट्रायल होंगे वो ओनली वन टाइम होगा, ठीक है। कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो एक ही टाइम करते हो, उसके बेस पे जो रिजल्ट आता है वही हमारा बर्नौली बन जाता है, ठीक है। तो बर्नौली में क्या होगा कि हमेशा वन टाइम ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अगर एक टाइम आपने एक्सपेरिमेंट किया है या एक टाइम ट्रायल किया है और उसका आउटकम क्या आ रहा है, बाइनरी में आ रहा है, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, ठीक है। इसका अगर मैं दिखा भी दूं, यूनिफॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा, विकिपीडिया ही ओपन कर देते हैं। बर्नौली, इसका भी विकिपीडिया ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस दिखा देते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आपको पहले से पता है। बाकी कोई नहीं, इंटरनेट ओपन होगा तो देख लेंगे, ठीक है। देन आपका बर्नौली से ही क्या बनता है, बायनोमियल बनता है। बायनोमियल में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। कि आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, वन टाइम टॉस कर रहे थे, यहाँ पे आप एन टाइम टॉस कर सकते हैं, बस इतना डिफरेंस होता है। अगर आपने एन टाइम टॉस किया है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है ये जीरो वन में आएगा, तो हमेशा क्या होगा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ये समझा कि क्या डिफरेंस होगा। बर्नौली में सिंगल ट्रायल होता है, इसमें क्या होगा, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा, तो इसका आउटकम भी क्या होगा, जीरो या तो वन होगा या तो ट्रू एंड फॉल्स होगा, मतलब दो ही आउटकम आएंगे बाइनरी के, देन इसी से हमारा क्या बनता है, पोजीशन बनता है। इसमें क्या आता है कि जो भी आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके लिए टाइम लिमिट होगा, ठीक है। कि आपने एक घंटे में कितना ट्रायल किया, एक से दो घंटे में या फिर 12 से 2 के बीच में कितना ट्रायल किया, वो सारी चीज क्या आता है पोजीशन के बेस पे था, मतलब इसमें आप टाइम ऐड कर देते हो कि एक टाइम इंटरवल के बेस पे कि आपने जो बाइनोमियल परफॉर्म किया था, जो बाइनरी था वो कितना होगा, है ना। तो इसमें टाइम लिमिट होता है। तो यही चीज क्या है, ये तीनों सेम है, तीनों में क्या है, चीजें ऐड ऑन होती है। तीनों का एग्जांपल आपको कहाँ पे दिखेगा, तो जब भी आप क्या करते हो, किसी से शर्त लगाते हो तो हेड एंड टेल करते हो, है ना, तो वो रहता है बर्नौली का, ठीक है। वही चीज हमारे पास क्या था, एन नंबर ऑफ ट्रायल, बोलते हैं ना कि कॉइन फंस गया था दोबारा करेंगे, तो ऐसे 3 4 बार कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, बायनोमियल का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो सक्सेस का रेट होता है आपको पता चल जाता है कि इसमें जल्दी आ जाएगा, है ना। देन पोजिशन में क्या होता है, टाइम इंटरवल के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका ज्यादातर एग्जाम्पल आपको दिखेगा,
हॉस्पिटल्स में, कॉल सेंटर्स में, फॉर एग्जांपल कि 12 से 2 के बीच में आप कितने लोग आ सकते हैं, है ना। तो आप क्या करते हो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो। जो मेट्रो वाला था बाय डिफॉल्ट वो ये, ठीक है? हम क्या करते हैं, एक टाइम इंटरवल के बीच में दिख रहे थे कि कितने लोग आ सकते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, है ना। तो ये क्या था हमारे पास कि लोग आ सकते हैं या नहीं आ सकते, अगर आ सक रहे हैं तो कितने लोग आ रहे हैं, उसके बेसिस पे क्या है, एक टाइम इंटरवल के बीच में दिख रहे हैं। इससे इसका यूज केस क्या होता है, इससे आपको पता चलता है कि आपका ट्रैफिक कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, कौन से टाइमिंग में। उसी बेसिस पे आप क्या करते हो, चीजें मैनेज करते हो, है ना। कि मान लो क्या है, आपके वेबसाइट में 12 से 2 के बीच में बहुत ज्यादा क्या आता है, ट्रैफिक आ जाता है, मतलब बहुत सारे लोग क्या आते हैं उसको क्लिक करते हैं। तो उस समय क्या करोगे, अपना सर्वर का जो साइज होगा वो इंक्रीज कर देंगे, ताकि क्या हो, सर्वर डाउन ना हो, है ना। देखेंगे रात में क्या होता है कि कम लोग आते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना जो सर्वर का साइज है उसको क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली डाउन कर देंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका कॉस्ट कट होगा, कि जितना ज्यादा आप सर्वर लेते हो उतना ज्यादा क्या होता है, पैसा देना पड़ता है ना। और सर्वर महंगा आता है, तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि आपका कॉस्ट कटिंग होता है ना। जैसे आईपीएल के टाइम में भी देखते हैं कि जब क्या होगा, आईपीएल स्टार्ट नहीं होगा उस समय क्या होगा, हॉट स्टार में क्या होता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रहती है, जैसे स्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली क्या होता है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारे पास जो कस्टमर्स होंगे, जो यूजर होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। तो उस समय हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली सर्वर्स को सारी चीजों पे दिखा देंगे कि मुझे क्या चाहिए, 10-15 सर्वर उस टाइम चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप फ्रीक्वेंसी देखते हो किस टाइम में कितने लोग आ सकते हैं, उसके बेसिस पे हमारा डिसीजन होता है ना। कि मान लो क्या है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या है कि मान लो 3 से 4 के बीच में बहुत ज्यादा क्या रहती है, भीड़ रहती है। तो उसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डॉक्टर्स को बढ़ा देंगे। वो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो अगर आप देखोगे तो डॉक्टर्स का भी क्या होता है, अलग अलग क्लिनिक में जाके बैठते हैं, कि आप क्या करोगे कि सुबह ना आके आप शाम को आओ, है ना। तो उससे क्या होगा कि आप दोनों चीजें मैनेज कर सकते हो, भीड़ को भी और आप डॉक्टर का भी यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। उसी तरीके से कॉल सेंटर का भी होता है कि अगर इस टाइम ज्यादा कॉल आते हैं तो हम क्या करेंगे कि सबके टाइमिंग इस तरीके से रखेंगे कि जिसका जाने का टाइम होगा उसके बाद होगा और आने वाला टाइम इससे पहले होगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि आप यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं। हाँ। कि जैसे रहता है ना, किसी की टाइमिंग 6 से 12 तक रहती है ना। और किसी की टाइमिंग 9 से 6 तक की रहती है। तो ये 9 से जो 12 के बीच में है, मान लो उस समय फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए क्या है कि दोनों एम्प्लॉय मेरे पास यहाँ पे रहेंगे, है ना। 3 घंटे के लिए क्या होगा, ज्यादा एम्प्लॉय मेरे पास रहेंगे और इसमें ज्यादा भीड़ है तो क्या होगा, मैनेज हो जाएगा। यही चीज हम टाइमिंग क्या करते हैं कि जिस समय ज्यादा भीड़ रहती है उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर देते हैं, कि आपकी टाइमिंग इतने बजे से इतने बजे होगी और आपकी टाइमिंग इतने से इतनी होगी, ताकि क्या दोनों लोग मैनेज कर सकें, है ना। कि हमें थर्ड एम्प्लॉय हायर ना करना पड़े। तो ये हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस के लिए होता है, सॉरी डिस्क्रीट के लिए होता है। ज्योमेट्रिक का मतलब होता है सिंपल, कि आपने पहला ट्रायल किया तो आपको क्या होगा कि हो सकता है पहले ट्रायल में सक्सेस ना मिले। तो जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता तब तक आप क्या करते हो, ट्रायल करते जाते हो। तो जब तक आप ट्रायल करोगे तो फेल्यूर वाले जितनी भी चीजें होंगी वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, और सक्सेस वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही चीज जियोमेट्रिक दिखाता है कि स्टार्टिंग में क्या होगा, फेल्यूर के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन सक्सेस होने का चांसेस क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ठीक है। कि जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करते हो उतना ज्यादा क्या होगा, फिर ये इंक्रीज, है ना। तो आपने कितना एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस पे आपको सक्सेस मिल रहा है, तो हमारा क्या था, ज्योमेट्रिक मीन्स में दिखाता है, ठीक है। बाकी जो हम लोग यूज करते हैं मुझे उसके बारे में ही अच्छे से पता है। और एक एक्सपोनेंशियल जो रियल वर्ल्ड में होता है, एक्सपोनेंशियल जैसे बोलते हैं ना, आईटी सेक्टर का ग्रोथ, या फिर स्टॉक मार्केट का, या फिर अभी जो चल रहा है किसका, गोल्ड प्राइस का, वो क्या है, एक्सपोनेंशियल है ना। कि 6 महीने में क्या हो गया है, डबल हो गया है ना। तो ये क्या होता है, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना। कि वो क्या होगा, हमेशा इस तरीके से चलेगा। और ये जब रहता है तो इसमें जो ई बोलते हैं, ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.7 होती है ना। और इसी के बेस पे क्या होता है, जो भी आपका वैल्यू होगा उसका पावर बन जाता है। और जब आप इसको क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हो, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। बाकी मैंने बताया था लॉग का, जैसे इसमें होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस और एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आपको क्या दिख रहा है, दोनों तरफ से सेम स्ट्रक्चर्स दिख रहा है इस तरीके से, अगर देखोगे तो कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन इससे क्या बेनिफिट होता है, तो स्टैट्स में जितने भी फॉर्मूला आप पढ़ रहे थे, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशंस और भी जितने फॉर्मूला होते हैं,
वो सारा इस ग्राफ को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, कि हम मान के चलते हैं कि जो भी आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका डेटा क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसी के बेसिस पे क्या है, स्टैट्स के सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर मैं दिखा दूं उसको, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, बाकी नॉर्मल दिखाने के बाद सारा दिखाना है तो आपको थोड़ा सा समझ। ये हमारा क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें क्या है, तीन चार एक्सपेरिमेंट है। मतलब इन्होंने क्या किया, तीन चार डेटा उठाया, उसके बेस पे एक्सपेरिमेंट किया। सबका देखो ग्राफ क्या होगा, थोड़ा थोड़ा अलग होगा, लेकिन जो देखोगे क्या सेप, वो हमेशा क्या होगा, बेल कर्व होगा। ठीक है, अब इसमें जो ये चेंज हो रहा है, ये ग्रीन कलर है, ये रेड है, और ये ब्लू है, और ये क्या है, येलो है। इसके बेस पे जो हमारे पास ब्लू है, उसमें डेटा किस तरीके से दिख रहा होगा, उसका जो स्प्रेड होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा, सोच के बता। हम्म, कम होगा। तो अगर स्प्रेड कम है तो कौन सी वैल्यू हमारा सबसे कम होगा, स्प्रेडनेस कैसे चेक करते थे, स्प्रेडनेस के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे, याद है, पांच छह फॉर्मूला थे। पहला रेंज, दूसरा IQR, तीसरा वेरिएंस, चौथा स्टैंडर्ड डेविएशंस, है ना। तो अगर इसका वैल्यू क्या है, इसका स्प्रेडनेस कम है, तो स्टैंडर्ड डेविएशंस का वैल्यू क्या होगा, सोचना क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशंस का वैल्यू जितना कम होता था उतना स्प्रेडनेस कम होता था, तो ये तो है। अगर येलो का क्या है, ज्यादा फैला हुआ है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगा, है ना। तो क्या है, स्प्रेडनेस हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशंस के बेस पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, भूल क्यों जाते हो। तो अगर देखोगे यहाँ पे ग्राफ में भी जो है, अगर फोटोज में भी देखोगे, ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो दो वैल्यू दिए हुए हैं, एक मीन दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशंस दिया हुआ है। मीन सबका क्या है, 0 है, मतलब वो यहाँ पे होगा, है ना। देन एक का मीन क्या है, -2 के आसपास, तो दूसरा डेटा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से देखोगे स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या है, 0.2 है, मतलब इसका क्या होगा, स्प्रेडनेस ऑटोमेटिकली कम होगा, है ना। एंड देन आप डेटा भी देखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या दिख रहा है, इसका स्प्रेडनेस कम है। सबसे ज्यादा किसका है, तो येलो का है, कितना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशंस 5 है। तो देखोगे तो इसका स्प्रेडनेस क्या है, बहुत ज्यादा है ना। ये दिख रहा है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज बनेगा, जो आपने पढ़ा है सेम वही फॉर्मूला होगा। ठीक है, बाकी ये हमारा CDF फॉर्मूला होता है। CDF क्या करता है कि जो भी आपके पास डेटा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी में चेंज कर देता है। प्रोबेबिलिटी कितना होता है, तो आप ये साइड देखोगे, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगा, 0 से 1 के बीच। ठीक है, और ये चेंज कैसे होता है, तो PDF और PMF फंक्शंस का यूज करके। अब यहाँ पे उसके सारे फॉर्मूलाज देखेंगे कि जब भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस लिखते हो तो मैथ्स में होता है नोटेशंस। नोटेशंस क्या होते हैं, बता सकते हो, नोटेशन। नोटेशंस मतलब इसको हम लोग किस तरीके से लिख करते हैं, एक सिंबल में, तो हम क्या होते हैं, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से, और इसमें क्या होगा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने का तरीका होता है। ठीक है, तो जब भी आप कहीं पे भी देखोगे फॉर्मूला के बेस पे, तो आपको बस इतना ही लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, आपको समझ जाना होता है कि ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हमारे पास क्या है, कुछ पैरामीटर। पैरामीटर आपको पता है क्या होते हैं, ये फंक्शंस में अंदर में रहता था, तो हमारे पैरामीटर तो क्या क्या यूज हो रहा है, एक मीन यूज हो रहा है, और एक स्क्वायर स्केल, मतलब इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वो यूज हो रहा है। और यहाँ पे देखोगे हर जगह पे आर लिखा हुआ है, आपको देखिए इसमें आप देखोगे तो हर जगह पे
इसका क्या मीनिंग होता है? दो नंबर होते हैं, तो हमारे पास दो नंबर होते हैं, इमेजिनरी और रियल। हम जो भी काम कर रहे हैं वो रियल नंबर पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारा होता है बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, सपोर्ट क्या होगा कि जो आपका डेटा है, ठीक है, हम लोग एक्स। अब उसी की बेस पे क्या देखोगे, पीडीएफ फंक्शन है, स्टेडियफ फंक्शन है, क्वार्टाइल है, मीन है, मीडियन है, मोड है, वेरिएंस है, देन और भी अदर अदर फंक्शन, पीएफ भी है, कर्टोसिस भी है और इनकर्टोसिस है ना। तो ये सारे क्या होता है कि आपके खाते से ठीक है। अगर हमारा क्या है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, देखोगे मीन, मीडियन, मोड तीनों सेम है, ठीक है। देन वेरिएंस बाय डिफॉल्ट जो वेरिएंस का फॉर्मूला है ना, क्लियर डिवीजन लिखा हुआ है, ठीक है, जो रूट अंडर होता है वही। अब यहाँ पे देखोगे इसी के बेस पे क्या है कि सारी चीजें होती है, फॉर्मूला से आता है ये सारी चीजें, ठीक है। और स्क्यूनेस, स्क्यूनेस क्या है यहाँ पे, जीरो है, मतलब कि वो सिमेट्रिक है। उसी तरीके से होता है कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या बताता है कि उसका टेल जो है वो कितना क्या है, लॉन्ग है। ये टेल होता है ना, टेल क्या होता है, मैं दिखा दूं, पूछ। हम्म, तो ये जो एक्स्ट्रा जी होता है ना हमारे पास, ये जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो कितना होगा टेल, जो मैक्सिमम क्या होगा जा सकता है ना। तो वो उसको बोलते हैं कर्टोसिस। इसका यूज केस आपको दिखता है ज्यादातर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में या फाइनेंस वाले मार्केट में, ठीक है। तो फाइनेंस मार्केट में जो काम करते हैं ना अपर लेवल पे, जिसका काम क्या आता है एल्गोरिदम डिजाइन करना, किसके लिए, तो स्टॉक मार्केट के लिए, फिर फाइनेंस मार्केट के लिए, तो वहां पे क्या आता है कर्टोसिस यूज होता है। टेल जीरो पे है, इसका मतलब सिंपल होता है कि नहीं आपका ज्यादातर क्या होगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कर्टोसिस में हमारा वैल्यू होता है ना वो थ्री का होता है, कि अगर थ्री है तो उसको बोलते हैं बेस्ट वैल्यू, ठीक है। कि अगर आपके पास थ्री है तो थ्री से अगर क्या है, थ्री और माइनस थ्री, तो अगर इसके बीच में है तो आप नॉर्मल रख सकते हो, है ना। अगर इससे ज्यादा या इससे कम हुआ तो ये क्या हो सकता है, या तो हाई रिस्क हो सकता है या तो प्रॉफिट लो हो सकता है, ठीक है। कि अगर सिंपल इसका मीनिंग समझे तो यही होता है कि अगर तीन से ज्यादा है तो क्या होगा कि हाई रिस्क होगा, अगर तीन से कम है तो क्या होगा कि आपका प्रॉफिट ही कम होगा, तो अगर प्रॉफिट ही कम होगा तो पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं होता ना। आप क्या चाहते हो कि पैसा ज्यादा बनना चाहिए, है ना। तो ये जो वैल्यू होता है कर्टोसिस का, अगर वो तीन से कम चला जाता है तो आपका पैसा ज्यादा नहीं बनता, मतलब अदर मार्केट से आपका पैसा ज्यादा नहीं बनेगा, तो आप पैसा यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे डाल दो। अगर तीन से ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा कि आपका पैसा अच्छा खासा बनेगा लेकिन उसमें रिस्क भी रहेगा, ठीक है। तो उसको बैलेंस करके चलना पड़ता है, तो बैलेंस कौन करता है, कि जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं इसका काम होता है, ठीक है। जो इसको क्या करते हैं, इसी में स्टडीज करते हैं कि इसके बेस पे हम एक बेस्ट वैल्यू कहाँ पे लाके दे सकते हैं, और वो क्या करता है मार्केट का सेंटिमेंट देखता है, ठीक है। कि जो मैंने देखा है वो मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से चलेगा या नहीं चलेगा ना। जैसे पिछले क्लास में क्या हुआ था, मतलब कल स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था इनका, टाटा का, कितना। तो इसमें क्या होता है कि आप मैथमेटिकली चीजें प्रूव तो कर दोगे कि हाँ हो सकता है, लेकिन कुछ क्या होगा कि आपका जो मैथ्स पे नहीं डिपेंड करता। जैसे कल का रहा कि क्या था कि वो चीजें पता नहीं चलती, तो वो कौन पता करता है, कि वो मैनुअली जो एनालिस्ट होता है वो न्यूज में देखता है कि ये चीजें हो सकती है ये नहीं हो सकती, है ना। हम्म। हम्म। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरनल न्यूज होते हैं उसको हम लोग नहीं मान सकते, लेकिन हाँ अगर जो डेटा हिस्टोरिकल के बेस पे सारी चीजों के बेस पे होता है तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। कि जिस तरीके से चलता आ रहा था अगर वैसा कुछ न्यूज नहीं आया तो आपको 100% चांस रहेगा कि आपको प्रॉफिट इतना होगा ही तो होगा, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्या डिजाइन करते हैं, तो पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आजकल क्या दिखता है, एसआईपी, है ना। एसआईपी में क्या होता है कि आपको एक फिक्स रिटर्न देते हैं कि 12% 13% आपको मिल जाएगा, है ना। तो वो चीज क्या रहता है, इसी के बेसिस पे डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो उतना डिटेल्स पे आपको जाना नहीं है, सिंपल कर्टोसिस का जो सिंपल वैल्यू होता है वो याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं जो अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का यूज केस आपका स्टार्ट हुआ था, ये ना, फिशर
तो इन्होंने क्या किया था, इनके ग्राफ के बेस पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे अलग अलग फॉर्मूला उन्होंने डिजाइन किया था कि आपका क्या होगा, कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, अगर इस तरीके से ना दिख के दूसरा कुछ ले लेते हैं, करिए बर्नौली बाइनोमियल, बाइनोमियल दिख रहा है? तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका मीन मीडियन मोड सारा चीज चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, चेंज। अगर ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डेटा है, यूनिफॉर्म मतलब हमेशा एक ही लेवल बना रहेगा, तो उस समय क्या होगा, उसका मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? तो सिंपली आप उसके ग्राफ के बेस पे क्या कर सकते हो, चीजें सॉल्व कर सकते हो, है ना। मीन क्या होगा इसका बता सकते हो? आपके पास दो नंबर है, ए और बी है, इसका एवरेज क्या होगा? हम्म, तो वही लिखा हुआ है, a+b/2, है ना। इसका एवरेज भी क्या, मीडियन भी क्या होगा, तो वही होगा। देन फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो कुछ भी हो सकता है, तो सिंपली वही लिखा हुआ है ना। तो ये आप क्या कर रहे हो, इस ग्राफ को देख के खुद से एक एनालाइज करके बना रहे हो, है ना। और ये चीज आपको क्या है, बना बनाया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या था, इजी टू एनालाइज होता है, ठीक है। किसकी वैल्यू कितनी आ सकती है किस टाइप के ग्राफ में, तो ये डायरेक्टली आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें आपका टाइम बचता है बस, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, टाइम 100x बच जाएगा, जैसे चैट जीपीटी अभी और भी टाइम बचा रहा है। कैसे? कि बस दिमाग चलाना नहीं पड़ता, तो टाइम लगता नहीं, टाइम लगता नहीं तो आंसर आ जाता है ना। क्योंकि हम सोचने में ही टाइम लगाते हैं ना, तो हमारे लिए कोई दूसरा सोच रहा है, तो क्या होता है, आंसर जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने इसका देखा, इसी तरीके से बर्नौली में भी क्या होगा, सेम इसी तरीके से अलग अलग। बर्नौली में मीन क्या बन रहा है, पी। पी का मतलब क्या हो गया, क्योंकि मैंने बताया था ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें क्या आता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शंस के थ्रू सारा चीज कैलकुलेट होता है ना। तो अगर मान लो हमारे पास क्या है, कोई भी एक वैल्यू है, तो जो भी हमारा सक्सेस रेट होगा, कि मान लो आप क्या करो, हेड एंड टेल कर रहे हो, आपका हेड ज्यादा आ रहा है, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, हेड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वही हमारा क्या बनेगा, एवरेज बनेगा। कि मान लो आपने 10 बार क्या किया, टॉस किया है ना। उसमें से क्या है, ज्यादा चांस, ज्यादा कौन सा आ रहा है, तो हेड आ रहा है, तो आप क्या बोलते हो, कि जो हमारा एवरेज बनेगा, ज्यादा टाइम्स क्या बनेगा, हेड बनेगा। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, कि जो मीन बनेगा, जो प्रोबेबिलिटी आएगी वही हमारा मीन बन जाएगा। मीडियन कौन सा बनेगा, तो वो डिपेंड करेगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 50% से कम है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एवरेज मीडियन बनेगा वो जीरो बन जाएगा। देन अगर वो पी के इक्वल है, तो हमारा क्या होगा, जीरो और वन कुछ भी हो सकता है। देन पी की वैल्यू अगर क्या है, ग्रेटर देन हाफ है, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। जीरो और वन क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें हमारा क्या आता है, बर्नौली में दो ही वैल्यूज होते हैं, या तो ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा, ठीक है। उसी फॉर्मूला को हमने क्या किया है, अलग अलग मॉडिफाई किया है। और जैसे उसको मॉडिफाई करते हैं, जो स्क्यूनेस का फॉर्मूला आता है, वही फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी के बेस पे लगाते हैं, तो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। उसी तरीके से वेरिएंस का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये फॉर्मूलाज अलग अलग बनते हैं बेस्ड ऑन द आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होगा, सिर्फ वो याद रखना रहता है। तो उसका मैंने यूज केस अलग से निकाल के भी रखा था। पीएमएफ पीडीएफ, ये तो हो गया था, बर्नौली। बाकी यहाँ पे जो रहेगा ना, कि कैसे फॉर्मूला कन्वर्ट होता है एक से दूसरी जगह पे, तो वो डायरेक्टली आपको दिख जाएगा, ठीक है। कि आप कैसे पीएमएफ फॉर्मूला उसी से बनता है, कैसे पीडीएफ फंक्शंस बनता है, कैसे मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन उसी फॉर्मूला से बनाते हो। मेन रहता है यूज केस, ठीक है। एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, कि जैसे ये किसका है, तो बर्नौली का है। इसका यूज केस कहाँ पे दिखता है, कि वेबसाइट क्लिक रेट थ्रू। ये क्या होता है बता सकते हो, कि एक वेबसाइट में अगर मैं ऐड चला रहा हूँ, तो हमारे ऐड में कितना क्लिक हो सकता है, ठीक है। उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, कि वो ऐड को क्लिक करेगा या नहीं करेगा। तो वो चीज हम अगर पहले से निकाल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, पैसा बचता है ना। कि अगर वो क्लिक कर रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये सारा चीज हम लोग निकाल के रखते हैं। अगर उसने क्लिक किया, कि 100 लोगों ने क्लिक किया है, उसमें से क्या कर रहे हैं, 10 लोग ही बाय कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, कि हमें ऐड को और भी अच्छे से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, है ना, ताकि क्या हो, उसमें वैल्यूज बढ़ जाए। देन प्रोडक्ट सक्सेस रेट, कि हमारा प्रोडक्ट सक्सेस होगा या नहीं होगा, है ना। वो चीज हम क्या कर सकते हैं, इसी के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे देख सकते हैं। कैसे? तो हम अपने प्रोडक्ट का सबसे पहले क्या करते हैं, सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
तो जब हम सैंपल बांटते हैं तो या तो लेगा या तो नहीं लेगा बंदा, है ना। अगर लेने के बाद वो क्या करेगा, या तो रेगुलर यूज करेगा या तो रेगुलर यूज नहीं करेगा। रेगुलर यूज कर रहा है मतलब हमारा प्रोडक्ट के सक्सेस का चांसेस ज्यादा है। अगर नहीं यूज कर रहा है मतलब नहीं है। तो वहीं पे क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्टली पता चल जाता है जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो। ठीक है। ईमेल कैंपेनिंग क्या होता है, आप देखोगे आपके पास क्या होगा, हमेशा ईमेल में ऐड, ठीक है। तो वही रहता है ईमेल कैंपेनिंग की, जो हम लोग ईमेल भेज रहे हैं उसके बेसिस पे क्या चीजें हो रही है और उसके बेसिस पे क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से बायनोमियल रहेगा। बायनोमियल में मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ जाएंगे। ठीक है। और सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है। अगर वन लाइनर, बाकी मैंने भी बाकी मैंने भी नोट्स प्रिपेयर करने का ट्राई किया है, वैसा कुछ दे नहीं रहा। तो मुझे अलग अलग करके चैट जीपीटी से अलग अलग तरीके से जनरेट करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे ही आ जाएगा तो मैं आपको शेयर करूँ। ठीक है। तो इसमें वैसा जैसा मैं सोच रहा था वैसा दिया नहीं इसने, तो एक एक करके मैन्युअली करना पड़ता है फिर। ठीक है। इसमें सिंपली क्या रहेगा कि ये होता क्या है, उसका एग्जाम्पल, देन कुछ क्या होंगे, रियल वर्ल्ड सिनेरियो होंगे, देन कब यूज करना है कब यूज नहीं करना है, एडवांटेज और लिमिटेशंस। तो ये पांच चीज क्या होगा, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का रहेगा। ठीक है। तो वो दिख नहीं रहा, बाकी ऐड करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है। जैसे अगर मैंने ऐड करने का भी ट्राई किया था अभी, दिख रहा है कि मान लो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये होता क्या है, तो हमेशा ये बेल कर्व में दिखेगा। ये क्या होता है, नेचुरल फेनोमेना होता है। नेचुरल फेनोमेना का मतलब क्या हो गया कि नेचर में जब भी आप डेटा क्या करेंगे, कलेक्ट करोगे, तो यही डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा दिखेगा। ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप हाइट का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपको वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगा। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर का, एग्जाम स्कोर का, A to Z जितने भी चीजें होते हैं उसका हमेशा क्या होगा, मिडिल में ही ज्यादा होंगे, है ना। क्योंकि एवरेज ही क्या होता है, रियल वर्ल्ड में ज्यादा होता है ना। देन कब यूज करना चाहिए, जब हमारे पास कंटिन्यूअस हो, सिमेट्रिक हो और यूनिमोड हो। यूनिमोड मतलब क्या होता है, एक ही मोड हो, एक से ज्यादा नहीं। फॉर्मूला इन्होंने दे दिया है। अगर आपको क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए आगे जाके देखेंगे एक ही ग्राफ होता है, वो होता है हिस्टोग्राम। ठीक है। तो हिस्टोग्राम का ही यूज करके हम क्या करेंगे, जितने भी ग्राफ्स है सबको प्लॉट करेंगे। ठीक है। एडवांटेज क्या दिया है इन्होंने कि ये क्या होता है, वाइडली एप्लीकेशन यूज होता है, और इसमें क्या होता है, सारी चीजें एकदम सिंपल होती है जो बचपन से पढ़ते आते हो। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर आउटलायर है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका ग्राफ पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, आउटलायर रिमूव करने पड़ते हैं। ठीक है। एंड देन नॉट सुटेबल फॉर द स्क्यू डेटा। स्क्यू डेटा का मतलब क्या हो गया कि अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है। और ये है। अब इसका अल्टरनेटिव, अगर आपको इसका यूज नहीं करना है तो किसका यूज कर सकते हो, लॉग नॉर्मल का और टी डिस्ट्रीब्यूशन। लॉग का क्या होता है, ये आपको दिखेगा या तो लेफ्ट स्क्यूड दिखेगा या तो राइट स्क्यूड दिखता है लॉग। ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो जब आपके पास नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कम होंगे, 30 पॉइंट से कम होता है, तब हम किसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। बाकी मेन मीडियन मोड, जो आपको प्रॉपर्टीज याद रखना है वो ये याद रखना है। पहला, कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मीन मीडियन मोड हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। और वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। किससे, तो मीन से। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। ये कौन सा रूल था, याद है, 68, 95, 99, कौन सा रूल था। हम्म। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना डेटा होगा, सेकंड में कितना होगा, थर्ड में कितना होगा। अगर आपका ग्राफ दिख रहा है तो विदाउट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किए हुए बता सकते हो। ठीक है, ग्राफ देख के। ठीक है। तो वो रहता है, जैसे उन्होंने बिजनेस यूज केस में दिखाया, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, एग्जाम स्कोर, देन प्रोडक्ट क्वालिटी मेजरमेंट। तो इस तरीके से जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हो उसको प्रिडिक्शंस के लिए आप इस तरीके का डेटा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या होगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी होगा, है ना। देन आपका यहाँ पे क्या होगा, रैंडम सैम्पलिंग होगी लेकिन वन टाइम होगा। सिंपली मैंने बताया था कोई भी चीज प्लॉट होगा वो हमेशा हिस्टोग्राम में ही होगा। ठीक है। क्योंकि प्लॉटिंग के लिए एक ही ग्राफ होता है, वो हिस्टोग्राम होता है। ठीक है। इसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्लॉट भी दिखता है C1 में, बट क्या रहता है वो एज इट इज हिस्टोग्राम की तरह रहता है। ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको ये क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है। बाकी इसका यूज केस क्या रहता है, ए बी टेस्टिंग में। ए बी टेस्टिंग क्या होता है,
ये हमेशा सुनोगे, हर चीज में सुनोगे। ए बी टेस्टिंग। सिंपल सी बात है कि आप कोई भी चीज कर रहे हो तो दो तीन डिजाइन बनाते हो एक चीज का, है ना, और सबको क्या करते हो, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। और उसमें से कौन सा डिजाइन ज्यादा चल रहा है आप उसको क्या करते हो, फिर कंटिन्यू करते हो, बाकी को डिसकंटिन्यू कर देते हो, है ना। तो वही होता है ए बी टेस्टिंग। तो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो इसी तरीके से क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। ठीक है, कि मैंने एक प्रोडक्ट क्या किया, एक फोन लॉन्च किया है दो कलर में, ब्लैक और ब्लू। तो जो ज्यादा चलेगा फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, और जो कम चलेगा उसका प्रोडक्शन घटा देंगे या फिर हटा देंगे मार्केट, है ना। तो वो होता है ए बी टेस्टिंग। जैसे यूट्यूब भी क्या होगा कि बार बार देखोगे तो किसी का अलग इंटरफेस दिखेगा तो किसी का अलग दिखेगा, है ना। देखोगे क्रोम में भी तो क्या होगा, कभी किसी का अलग दिखेगा तो कभी किसी का अलग दिखता है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो यूज करते हैं वो टेस्टिंग वर्जन यूज करते हैं, है ना। अगर वो कस्टमर का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो उसमें कस्टमर क्या है, ज्यादातर तक क्या कर रहा है, हमारा एप्लीकेशन यूज कर रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, फिर सबके साथ यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्यों करते होंगे इस तरीके से, क्यों करते होंगे एबी टेस्टिंग, बताओ सुमित। हम ए बी टेस्टिंग हाँ क्यों करते होंगे। पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, दूसरा कि मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है ना। और हम नया जो ला रहे हैं वो मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, वो भी साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट हो जाता है। ठीक है। पुराने के साथ ही हम क्या करते हैं, अपना नया प्रोडक्ट भी दे देते हैं जिसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, है ना। अगर सामने वाले को पसंद आता है मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको इससे पैसा छाप सकते हैं। यही करते हैं फिर 2 दिन जाते हो फ्री में मिलता है, तीसरा दिन नहीं सर अब आप पैसा लगेगा इसमें। जियो। वही रहता है। बाकी यही है। एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का सिंपल मैंने बताया था, क्या रहता है कि कुछ ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। हम्म। अच्छा पॉइसन लिखा है क्या, एक्सपोनेंशियल लिखा है लेकिन पॉइसन पे दिया हुआ है। पॉइसन दिया हुआ था, पॉइसन का सिंपल क्या होता है, तो उसमें आप टाइम वेट करते हो, मतलब टाइम क्या करते हो, ऐड करते हो। कि अगर आप क्या कर रहे हो कि 11 से 12 बजे के बीच में कितने लोग आ सकते हैं, उसके बेस पे हम क्या कर रहे थे, अगर मैं डॉक्टर का ही ले लूँ तो क्या करते हैं हम लोग, उस समय डॉक्टर को रख लेते हैं। अगर जिस समय भीड़ कम रहती है ऑटोमेटिकली क्या करता है वो डॉक्टर किसी और लोकेशन पे जाके बैठा हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होता है। तो ये हम क्या कहते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू देख सकते हैं डायरेक्टली। बाकी इनका एडवांटेज क्या है, आइडियल फॉर द लाइफ टाइम एनालिसिस। सिंपल सिंगल पैरामीटर्स होता है ज्यादातर, इसमें क्या होता है सिर्फ लैम्डा वैल्यू होता है, और आपका एक डेटा खुद का होता है, और ई की वैल्यू क्या होता है आपको पता होता है। ठीक है। देन यह क्या होता है, एज्यूम करते हैं कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट मतलब इतने से इतने के बीच में हमारा क्या वैल्यू आ सकता है, मतलब आप टाइम खुद से डिसाइड करो। ठीक है। बाकी वैसा कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, प्रिडिक्टिंग कस्टमर सर्विस वेट टाइम। ठीक है, कि आप क्या कहते हो कि एक कस्टमर को कितना वेट करना पड़ सकता है इतने से इतने के बीच में। अगर वो 12 बजे आता है तो उसका वेटिंग टाइम क्या होगा, अगर वो 2 बजे आता है तो उसका वेटिंग टाइम क्या होगा, अगर वो मॉर्निंग में आता है तो उसका वेटिंग टाइम क्या होगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि हम कस्टमर को बोल सकते हैं कि आप 1 घंटे के बाद आओ, 2 घंटे के बाद आओ, ताकि क्या हो, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो। अगर वो कस्टमर आ जाता है और वेट करता है तो फिर क्या होता है, हाँ, तो वही रहता है। ठीक है। तो उससे क्या करते हैं, हम सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आप 1 घंटे के बाद आओ, 2 घंटे के बाद आओ। या तो फिर हम जो उसका बुकिंग करते हैं टाइम स्लॉट के हिसाब से कर देते हैं, कि आप क्या करोगे इतने से इतने के बीच ही बुक कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा पहले का था उतने कस्टमर आ चुके हैं जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितना चेक हो सकता है ना। देन उसके बाद का क्या होगा, टाइम स्लॉट हम देंगे। लॉग। लॉग आपका मैंने बताया था या तो लेफ्ट स्क्यूड होगा या तो राइट स्क्यूड होगा। ठीक है। अब इसका आपको कहाँ पे दिखता था, तो मैंने बताया था एक सैलरी का, और कहाँ पे दिखता है, पॉपुलेशंस और स्टॉक बोल सकते हो। कि हमारे पास क्या होगा, मोस्ट ऑफ द स्टॉक की प्राइस क्या होगी, ऑन एन एवरेज रहता है। कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट होंगे जिसका प्राइस क्या होगा, एकदम हाई होगा। फॉर एग्जांपल ये प्राइस हो गया
ये स्टॉक्स के नेम हो गए, और ये हमारा प्राइस हो गया। कि मैंने बोल दिया रिलायंस, तो देखोगे रिलायंस का प्राइस ज़्यादा रहता है तो इधर आएगा। एंड देन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट का क्या रहता है, प्राइस हमेशा एवरेज में ही रहता है, कि 300 400 500 इसी तरीके से क्या होगा आपको स्टॉक में मिल जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, एमआरएफ में चले गए, है ना, तो उसकी प्राइस क्या होगी, हमेशा के फॉर्म में होगा, कि मान लो 23 के। तो ऐसे कितने होंगे जिसका क्या होगा, प्राइस स्टॉक प्राइस हमेशा हाई होगा, तो ऐसे बहुत कम ही कंपनीज होंगी, है ना। तो वो क्या रहता है हमारे पास, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखेगा। और वो लॉग कैसा हो सकता है, तो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव मतलब कि आपका ये लेफ्ट स्क्यूड होगा, पॉजिटिव मतलब राइट स्क्यूड होगा। ठीक है, ये समझ में आया? इसका यूज के सिंपल वही रहता है। अगर इसका बिजनेस एग्जांपल देखोगे तो वही दिखा रहा होगा कि कस्टमर का इनकम कैसा है, स्टॉक प्राइस कैसा है, और सेल्स रेवेन्यू कैसा चल रहा है ना। बाकी गामा का इन्होंने बताया है, क्योंकि गामा तो हम लोगों ने कभी यूज नहीं किया है, बट क्यों इनका क्या है कि मॉडल्स वेटिंग टाइम फॉर द मल्टीपल इवेंट्स इन अ पोजीशन प्रोसेस, कि जो हमारा पोजीशन था जिसमें क्या कर रहे थे, एक टाइम इंटरवल के बेस पे देख रहे थे, इसमें क्या है कि मल्टीपल इवेंट्स के बेस पे देखोगे, है ना। मल्टीपल इवेंट्स के बेस पे मतलब हो सकता है क्या चीज, कि उनका जैसे उन्होंने दिया ना, प्रिडिक्टिंग इंश्योरेंस क्लेम टाइम्स और मशीन लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपेक्टेंसी। हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम में क्या होगा, कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपका क्या होगा, लाइफ भी जा सकता है, या तो आप क्या कर सकते हो, हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हो, है ना। तो एक से ज्यादा इवेंट हो सकता है, तो ये यहाँ पे क्या है, मल्टीपल इवेंट्स के बेस पे बता रहा है। अगर मल्टीपल इवेंट के बेस पे क्या है कि चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, गामा डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने उतना यूज नहीं किया, तो उतना आइडिया नहीं है। ठीक है। का स्क्वायर सिंपल रहता है हमारे पास, जब हमारे पास जो डेटा होगा वो कैटेगरिकल डेटा ज्यादा होगा तब। ठीक है। इसका यूज हम लोग कैटेगरिकल डेटा के लिए ज्यादा करते हैं। ठीक है। तो ये ज्यादातर यूज इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो कैटेगरिकल डेटा का होता है। तो इसका क्या है, ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, गुडनेस ऑफ द फिट टेस्टिंग कर सकते हो, और फीचर इंडिपेंडेंस एनालिसिस कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो भी डेटा है उसके फीचर्स के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं। फीचर्स मतलब कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक परफ्यूम बना रहा हूँ, है ना, तो वो परफ्यूम क्या है कि दोनों के लिए हो सकता है, मेन के लिए वुमेन के लिए, है ना। तो उसमें भी क्या रहेगा कि दोनों में से क्या रहेगा कि मेन का इंटरेस्ट कितना है और वुमेन का इंटरेस्ट कितना है। तो हमने क्या किया, दो कैटेगरी लिया है, और उसमें से भी क्या किया है, इंटरेस्ट के बेस पे बात किया कि इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। उसी के बेस पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कैटेगरिकल दोनों क्या है, कैटेगरिकल डेटा है, या तो इंटरेस्ट लेगा या तो नहीं लेगा। दूसरा मेंस और विमेंस, तो दो ही हमने डेटा कलेक्ट किया है। तो ये क्या होगा, ज्यादातर कैटेगरिकल डेटा हो गया। तो हम उसकी जगह पे क्या करते हैं, सॉरी, उसकी जगह पे हम का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है। बाकी स्टूडेंट टी टेस्ट होता है जब हमारे पास क्या होता है, सैंपल साइज छोटा होता है। ठीक है। अगर आपके पास क्या है 30 डेटा पॉइंट से कम है, तो जो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे थे उसी की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें यही एक रहता है कि सैंपल साइज आपका स्मॉल रहेगा, और वेरिएंस अननोन रहेगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं, बाकी बीटा का छोड़ देते हैं, बीटा तो बीटा का नहीं पता। ठीक है। बाकी जो हमें याद रखना है, मैंने बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस और एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। और अगर आपको सारी चीजें याद रहती हैं, सिर्फ इसका यूज केस और एप्लीकेशंस, क्या आपको पता रहेगा कि ए बी टेस्टिंग में क्या होगा, इस वाले ग्राफ को यूज कर सकते हैं, तो आपको क्या होगा, इजिली आप यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करते हैं, तो या जैसे काय स्क्वायर है, तो काय स्क्वायर के नेम पे क्या है, दिख रहा है किसका, अगर आपको प्लॉटिंग करना है तो काय डॉट पीडीएफ, पीडीएफ क्या होता था। तो हमारे पास क्या होता है, ये डिस्क्रीट फंक्शन था, तो डेंसिटी सॉरी डेंसिटी क्या हमारे पास कंटिन्यूस के बेस पे होगा, तो क्या होगा, पीडीएफ का फॉर्मूला लगा दोगे। इसी तरीके से क्या होगा, हमारे पास सीडीएफ का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। सीडीएफ का किसी में लगाया नहीं, तो सब में क्या है, डायरेक्टली पीडीएफ। पीडीएफ का फॉर्मूला किस तरीके से दिखता होगा, तो यहाँ पे देखोगे, तो पीएमएफ मास फंक्शंस और का स्क्वायर और इसका विकिपीडिया, इसमें देखोगे पीडीएफ ये दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट वो कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेगा।
तो ये चीजें क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस में आप देखते हो। सिंपली आपको एग्जांपल, यूज केस, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बाकी जो मैंने बताया था, ये देखो, इसमें नॉर्मल और स्टैंडर्ड नॉर्मल दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये डिस्कस करते हैं क्योंकि ये ज्यादातर यूज होता है। गॉसियंस और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, बताओ, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, अभी डिस्कस किया था। पहला, सिमेट्रिक। दूसरा, हम्म, कि इसमें मीन मीडियन मोड तीनों सेम होंगे। मीन, मीडियन और मोड सेम होंगे। तीसरा, ये हमेशा बेल कर्व में रहेगा। ठीक है। अब इसमें मीन मीडियन मोड जीरो हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। मीन मीडियन मोड जीरो हो सकता है, या मीन मीडियन मोड एनी हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, या मीन मीडियन मोड इनमें से दोनों हो सकता है, या तो इनमें से कुछ भी नहीं, नन ऑफ दिस। चार ऑप्शंस आएंगे, बताओ कौन सा सही हो सकता है? सोच के बताओ। नहीं हो सकता, पक्का। सोच लो। किधर गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, इसको देख के बताओ। कौन सा हो सकता है। दो ऑप्शन है, जीरो हो सकते हैं, एनी नंबर हो सकते हैं, या दोनों में से दोनों हो सकते हैं। और एनी नंबर हो सकता है, बताओ देख के। अब यहाँ पे एक ग्राफ भी रख दिया, डेटा भी रख दिया। या तो जीरो भी हो सकता है, या तो कोई भी नंबर भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रहता है। ठीक है। कि आपका मीन कुछ भी हो सकता है जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बात करते हो। ठीक है। अब यही चीज क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये रहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ में कुछ भी चेंज आया, दोनों के ग्राफ में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। इसमें भी क्या होगा, मीन मीडियन मोड सेंटर में होंगे, इसमें भी मीन मीडियन मोड सेंटर में होंगे। ठीक है। अब इसमें जो स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड क्या करता है कि आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, कोई भी डेटा हो सकता है, उसको क्या कर सकते हो कि कंपेयर करने के लिए डायरेक्टली एक ही ग्राफ में चेंज कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि इसका मीन हमेशा जीरो होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन वन होगा। ठीक है। कि नॉर्मल ग्राफ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करते हैं, तो दो ही चीज चेंज होता है। पहला, उसका मीन हमेशा जीरो हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, वन हो जाएगा। ठीक है। जब ये दो प्रॉपर्टी चेंज होता है तो वही हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते क्यों होंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज क्यों करते होंगे, अगर ग्राफ दोनों का सेम बन रहा है, क्यों करते होंगे। नीतीश, बताओ क्यों करते होंगे।
एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिमेट्रिक तो पहले से ही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से तो सिमेट्रिक होगा है। नहीं, दोनों का ग्राफ सेम होगा, एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा कि इसमें मीन एनी नंबर था, इसमें मीन हमेशा जीरो होगा। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी हो सकता है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा वन होगा, किसी भी डेटा का। हम्म, जैसे मान लो ये हमारा हाइट का है और एक वेट का रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हाइट के बेस पे 165 एवरेज कर लेते हैं। देन इसी के बेस पे यहाँ पे 150, 140, इसी तरीके से 170। इसी तरीके से वेट का कर लेते हैं, उन्होंने एवरेज वेट मान लेते हैं 55, ठीक है, 60 और इधर 50, ठीक है। अब इसमें से बताना है कि दोनों में से किसका स्प्रेड ज्यादा है। स्प्रेड, स्प्रेड कैसे? हम्म, ज्यादा वैल्यू है। 145, 145, 160, सिंपल है, 165 है इधर। अब उससे ये 160, 150 और 170, ठीक है। इधर 55 है, 50 है और इधर 60। हम्म, अब ये बता, एक ज्यादा है या फिर ये ज्यादा है? बताओ, दोनों ज्यादा है या बराबर है? बताओ, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? अब ये बताओ, इसमें सेंटीमीटर होगा तो इसमें केजी होगा, तो बताओ केजी बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है? कैसे कंपेयर करोगे बताओ? तो जब हम इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं दो अलग अलग डेटा में, तो कंपैरिजन पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंटीमीटर अलग होता है, केजी अलग होता है। तो आप कैसे बता सकते हो कि एक सेंटीमीटर 1 केजी के बराबर होगा? क्योंकि आप जो अभी लेके चल रहे थे वो यही लेके चल रहे थे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसका जो यूनिट है, या तो उसको हटा दो, है ना, यूनिटलेस बना दोगे तो क्या होगा, इसका सेंटीमीटर और इसका केजी हट जाएगा। उसके बाद जो डेटा दिखेगा वो क्या रहेगा, आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, दो अलग अलग डायमेंशंस में कंपेयर करते हैं, तो हमें यूनिट को हटाना पड़ता है। यूनिट कैसे हटा सकते हो? तो स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके, है ना। तो जैसे डिवाइड करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा वन बन जाता है और उसका मीन जो बनता है वो जीरो बन जाता है। समझ में आया? कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा का स्प्रेडनेस चेक करते हैं और वो डेटा क्या है, दोनों अलग है, कि कौन सा डेटा कितना ज्यादा स्प्रेड है, वो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का यूनिट अलग होता है। हम्म, कि मान लो मेरे पास क्या है, 50 इधर है और इधर भी 50 है। हम्म, कि मान लो आप क्या है, कि जो अमीर है और जो गरीब है, दोनों अलग अलग 25 वैल्यू है ना। अब दोनों को एक लेवल पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, कि जो अमीर है उससे ज्यादा टैक्स ले लेंगे और जो गरीब है उसको छूट दे देंगे। तो वो क्या होगा, नंबर के बेसिस पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो क्या करे, यूनिट भी कैंसिल करे और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दे जो सबके लिए क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब ये चीज अप्लाई कैसे होता होगा? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो भी नंबर होगा उसको उसके मीन से डिवाइड क्या करोगे, माइनस करोगे और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करोगे, ठीक है। जैसे ही ये फॉर्मूला लगाओगे तो सारा क्या होगा, इसी रेंज पे दिखेगा। किस रेंज पे? तो हमेशा उसका मीन जीरो होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन वन होगा। नहीं, ए टू जेड सेम रहेगा। अगर मैं इसका कुछ, हम्म, तो मैं क्या करूंगा, टैक्स लगा दूंगा 90 का।
तो दोनों हो गए ना इक्वल। अगर इक्वल हो गए तो इसके पास भी 10,000 है, इसके पास भी 10,000 है। अब कंपेयर करना इजी हो जाएगा। तो वही यहाँ पे भी करते हैं हम। अगर देखोगे नॉर्मल, नहीं, आपका यूनिट ही नहीं है ना। यूनिट का मतलब क्या है, उसमें जो वैल्यूज था वो हम एक्चुअल वैल्यू ना लेके हम क्या कर रहे हैं, उसका जो ट्रांसफॉर्म वैल्यू है वो लेंगे। समझ में आया? एक एग्जांपल, स्टैंडर्ड, एक इमेज दिखा देंगे ना तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है? या तो आप क्या करते हो, खुद से एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं अभी फिलहाल। 5 मिनट तो एक और ये रह गया। अच्छा वो छोड़ो ना, जब नहीं समझ में आ रहा तो खुद का एक एग्जांपल बना लेते हैं ना तुरंत। ठीक है। तो निकालो कितना आ रहा है। ठीक है। कि कुछ भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा कि मान लेते हैं फिलहाल 5। ठीक है। जैसे कितना आएगा, 55 माइनस 50 इज 5। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसी का एक नया को मीटर बनाएंगे जिसका बना गया, तो इसका कितना आएगा 0, और इसका कितना आएगा, इसका भी 1 आएगा। 1 या -1। कितना है, ठीक है। तो इतना आएगा। और एक इससे अन्य वैल्यू जो है, तो 45 का कितना होगा, इसका माइनस। ठीक है। अब इसी तरीके से तुम इसका कैलकुलेट करो। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 ही आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि हर एक का क्या रहता था, वो एवरेज रहता था। हर एक का डिफरेंस कितना है, तो और एवरेज करके तो यहाँ पे ठीक है। तो हमारे यहाँ पे भी 160 आएगा इसका एवरेज, मेरे ख्याल से 150 है। 150 60 140। अब इसका मुझे क्या करना, वैल्यू कन्वर्ट इस तरीके से देख सकते हैं। एवरेज इतना ही आता है ना, उसे एक और नंबर ऐड किया था ना, एक और नंबर ऐड कर रहे हो तो क्या पर कौन सा चेंज होगा। ठीक है। एवरेज में वैल्यू चेंज होगा। ठीक है। उसके बेस पे क्या होगा, डेटा भी थोड़ा सा change। लेकिन आप ऑन एवरेज इसी तरीके से आपको एक बार कैलकुलेट करो, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके आपको क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। देन वेरिएंस, वेरिएंस पे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे क्या करोगे, इसको हम लोग बोलते हैं जेड स्क्वायर फॉर्मूला। जेड स्क्वायर फॉर्मूला, एक्स माइनस म्यू, हाँ सही है। ठीक है। तो एक्स माइनस म्यू
डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी फॉर्मूला में क्या करना है, हर एक डेटा पॉइंट को रखना है और डेटा चेंज करना है।
है ना, निकाला। क्या कर रहे हो? एवरेज कितना है इसका ये बता। कोई 80 से बनाया तो 80 का बता, 40 से बनाया तो 40 से। अगर 40 से बनाया है उसका एवरेज कितना है? अगर 80 से बनाया तो उसका 80 से बनाया तो 165। अगर 80 से बनाया तो 165 आ गया। अब इसके बेस पे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आता है? स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे? कोई है कैसे निकालते थे? एसपीडी कैसे निकालते थे? ये एवरेज से हमारे डेटा पॉइंट का डिफरेंस एक्स और उसका स्क्वायर। तुम लोग कितना टाइम ये बताओ, इस तरीके से हर एक डेटा पॉइंट का स्क्वायर करते कितना था? ठीक, n का स्क्वायर कितना है? वो 25। इसी तरीके से सब करेंगे। सबका मैंने निकालने के लिए कितना है इसका? 225। स्टैंडर्ड डेविएशन जल्दी समझ में आता है। अगर जिसका लैपटॉप ऑन भी होगा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्सेल का हमने लगा ठीक, और उसके अंदर क्या होगा, ये पूरा निकल जाएगा। या तो वेबसाइट में कोई ओपन करो, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटर, ये डेटा डालोगे वो कैलकुलेट करके देगा। यही रीजन है, यही रीजन है स्लो होने का। आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 500 आ रहे टोटल। तो मेरे ख्याल से 25 आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर 500 है
22.36 22.36 अब क्या होगा इसीलिए हमारा x पॉइंट था 8 कितना था 165 डिवाइडेड बाय 2.7 देन स्टेज पे क्या होगा ये होगा -50 -10 इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.67 तरीके से इसका भी कुछ आएगा 160 का कितना आएगा जो 0 आएगा इसका कितना आएगा 0.22 इसका 70 का तो ये 0.22 70 का कहाँ से 5 का ही डिफरेंस है और उसमें 0.67 नीचे वाले यहाँ पे हमारे पास क्या है इस तरीके से यहाँ पे भी एवरेज अगर सेव होगा तो बैकवर्ड आपका ठीक है और इसका सेव करेंगे ये क्या था 0 का तो 165 रहेगा अगर मेन पॉइंट का z स्कोर निकालना है कितना ये है ना फॉर्मूला मेन वैल्यू कितना है 165 था और अगर मेन पॉइंट निकालना है कितना आएगा ये हमारा मीन रहता तो 165 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ये करते हैं तो मेन पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो क्या रहेगा ये रहेगा अब इसका जो ग्राफ बनेगा अब इसका जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर बना देते हैं अब इसका मेन पॉइंट क्या बनेगा अब इसी तरीके से इसका भी बनाएंगे तो क्या बनेगा सेम देखोगे सेम ग्राफ बनेगा इसका मेन क्या होगा अब इसमें यूनिट क्या होगा कैंसिल होगा और जो भी रेंज होगा वो क्या होगा आपको पता है ना जब भी आप कन्वर्ट करते हैं तो उसका रेंज कुछ होता है तो दोनों का रेंज अगर इतने के बेस पे दिखेगा तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं अगर दोनों का रेंज इसी रेंज में कन्वर्ट कर देंगे तो अगर वैल्यू क्या होगा तो उसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा पड़ता है वही चीज हम यहाँ पे करें ठीक बोलते हैं स्टैंडर्ड जब क्या है थोड़ा सा स्टैंडर्ड पैरामीटर कि जो भी मतलब डेटा ए था और जो डेटा बी था उसको क्या करें कंपेयर कर सकते हैं ठीक है समझ में आ गया आपका काम क्या रहेगा असेसमेंट किसका पाइथन का तो वो है ना 18 ही है ना हाँ सैटरडे को है हाँ जो भी है सैटरडे को तो ये स्टैंडर्ड डेविएशंस का हमें क्या होता है बेनिफिट मिलता है ठीक है अब इसके बेस पे क्या होता है कि आपके पास डेटा कुछ भी होगा डायरेक्टली आप फॉर्मूला में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो और जब हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं उसी को बोलते हैं जेड स्कोर ठीक है ये हमारा क्या रहता है जेड स्कोर रहता है जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होगा कि जो भी डेटा पॉइंट होगा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आया अब इस फॉर्मूला का आपको यूज केस भी दिखेगा कंपैरिजन के लिए ज्यादातर यूज करते हैं कि किसका कितना स्प्रेड है और किसका स्प्रेड ज्यादा है ठीक है अब इसके बेस पे हम क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास पे खत्म कर लेंगे इसको क्योंकि जितना लंबा खींचेंगे उतना लंबा ये क्या होगा जाएगा नहीं प्रोबेबिलिटी का वैसा कुछ नहीं है
प्रोबेबिलिटी का आपका जो बाइस थ्योरम है ना, वो एमएल पे ही एक पूरा प्रॉपर है, तो उसी टाइम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी जो रहेगा आपका इन्फ्रेंशियल रहेगा, ठीक है। इन्फ्रेंशियल में हम लोग करते क्या होंगे, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा स्टेट्स में, उसके बेसिस पे आप क्या सॉल्व करते हो। तो जो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा था, सिर्फ उसी को एनालाइज करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, कि हम अपने डेटा को सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे थे कि कौन सा डेटा किस तरीके से किस तरीके से दिखेगा, उसमें से क्या चीजें होंगी, किसको टाइम के बेस पे देख सकते हैं, किसको बिना टाइम के बेस पे देख सकते हैं। सिर्फ हम वही क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब इसके बेस पे क्या होता है, कंक्लूजन निकालना पड़ता है। अगर मेरा डेटा इतने से इतने के बीच में होगा, अगर मैं इस तरीके से परफॉर्म करूंगा, तो क्या मेरा रिजल्ट इस तरीके से आएगा या नहीं आएगा। समझ में आया, समझ में आया सुमित। कि मान लो आपका डेटा कलेक्ट किया हो, अब उस डेटा के हिसाब से बताना है कि मैं आगे मार्केट में पैसा लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, या फिर जो कंपनी का प्रोडक्ट है मुझे उसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो एड रन कर रहे हैं उसको उसी तरीके से रन करें या उसको वहीं पे क्या करें, स्टॉप कर दें। तो इस तरीके से क्या होगा, रियल वर्ल्ड में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई जब करते हो तो वो क्या रहता है, इन्फ्लुएंशियल कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया। और इन्फ्लुएंशियल में जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस देखते हैं, वो रहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का ही, ठीक है। अगर आपका डेटा ये फॉलो नहीं करता है तो हम क्या करते हैं फिर, कि उसमें कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। बट 90% डेटा क्या करता है, चीजों को फॉलो करता है। तो बाकी हमारा जो होगा इन्फ्लुएंशियल होगा, इन्फ्लुएंशियल क्यों नहीं दिया हुआ यहाँ पे, सेकंड तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव का था, इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स। आपको ये चीज पता होगा डेफिनेशंस के फॉर्म में, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है। इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स क्या होता है, डेफिनेशंस के फॉर्म में, समराइज द डेटा। डेटा समराइजेशन तो डिस्क्रिप्टिव में होता था, इन्फ्लुएंशियल में क्या होगा, कि इसी के बेस पे आपने जो समराइज किया, अब इसका एक कंक्लूजन बताओ जो मार्केट में हम यूज कर सके, है ना। और इसमें क्या रहेगा, कंक्लूजन जो बताओगे उसको आप नॉर्मली भी बता सकते हो और दूसरा प्रोबेबिलिटी के बेस पे भी बता सकते हो, कि जो मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ उसमें जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो 80% है, 90% है, 100% है। ये सब भी हम क्या कर सकते हैं, रखते हैं। क्यों रखते हैं साथ में कॉन्फिडेंस को, क्योंकि आपको पता है कि रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें रहेंगी उसमें क्या होता है, 100% कोई भी एक्यूरेसी नहीं बता सकता। कोई भी चीज आप उठा लो, 100% कोई भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो उसमें क्या करते हो, अपना एरर मार्जिन लेके चलते हो, ताकि आपका क्या ऑथेंटिसिटी बना रहे। नहीं तो फिर बोलोगे कि 100% चांस है कि ये चीजें कर देंगे, अगर क्या हुआ एक का भी नहीं हुआ तो क्या होगा, कि वो फेक हो जाएगा, है ना। तो वो चीज हम क्या करते हैं, अपना मार्जिन ऑफ एरर रख के चलते हैं। उसको कैसे रख के चलते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस कितना है मेरे डेटा में, उसके बेसिस पे, है ना। और वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, तो डेटा को समझने के बाद, है ना। और डेटा की क्वालिटी, अगर क्वालिटी अच्छा है, डेटा को आप अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई रहेगा, है ना। अगर डेटा की क्वालिटी सही नहीं है और क्या है, डेटा आप नहीं समझ पा रहे हो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लो रखोगे, है ना। क्योंकि आपका क्या है, कि डेटा ही सही नहीं है, कि मुझे ये बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना था, लेकिन इस बिजनेस प्रॉब्लम से रिलेटेड मेरे पास ज्यादा डेटा है ही नहीं, तो हम उसमें क्या रहेंगे, कॉन्फिडेंस लो रहता है ना। तो वही चीज रहता है, जैसे आप जॉब में अप्लाई करते हो, उसमें बोलते हैं कि ये चीजें तो मुझे नहीं पता है ना। लेकिन उसमें जब भी जॉब अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या रहेगा, 70% आपका पढ़ा हुआ रहेगा, 30% नहीं रहेगा, है ना। तो आपका वहां पे कितना परसेंट कॉन्फिडेंस लेके चले कोई, 70-30 का, है ना। और इंटरव्यू में कितना देखते हैं, इतना ही देखते हैं, 70-30 रेशियो, कि 10 में से 7 का आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो सब जगह रेशियो रहता है, या तो 80-20 का रहेगा या तो 70-30 का।